वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी और इसी खबर पर प्रदेश की जनता की राय जानेंगे। तो वक्फ कानून पर क्या है पब्लिक का मूड, वो हम आपको दिखाएंगे। इसे लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचती है यूपी उत्तराखंड की जनता, क्या कह रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। यूपी के मुसलमानों की क्या है राय वक्फ संशोधन बिल को लेकर। वक्फ कानून को लेकर मेरठ के वकीलों की राय क्या है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। और मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ये मैं समझता हूं कि हमारे देश की एकता के लिए, और मैं कहूँगा कि जुडिशल सिस्टम को जो है एक जो हमारा सर्वोच्च होता है उसकी गरिमा को बनाने रखने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार जवाब दे ही दे और साथ ही साथ पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी। आप कैसे देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को लेकर के या फिर इस अंतरिम आदेश को लेकर? मैं समझता हूँ जो समय दिया है और केंद्र सरकार ने जो समय मांगा है वो बहुत ही उचित है। आगे भी अगर समय की आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, क्योंकि इस वक्फ के मामले को रिलीजन से जो जोड़ा जा रहा है ये निहायत गलत है। वक्फ की संपत्ति को कैसे मैनेज किया जाए और इसका मिसमैनेजमेंट किस तरह से प्रभावित कर रहा था मुस्लिम समाज को, उसके मैनेजमेंट को लेकर के ये एक्ट बना है। हमारा नागरिक जो है हमारा वो सर्वोपरि है। इसमें हमें ये देखना है कि आम नागरिक का बेनिफिट कैसे होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसी आम नागरिक के हिसाब से सोच रही है, और केंद्र सरकार ने अगर कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है तो वो भी आम नागरिक के हिसाब से कर रही है कि ये कुछ लोगों के हाथ का खिलौना ना बने। वक्फ कानून को लेकर सहारनपुर के मुस्लिम क्या सोचते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कहना चाह रहा हूं कि जो भी मामला है, अगर ये सरकार मुसलमानों के हक में है, ये दिखावे जो लोग मौलवी हैं, मुल्ला हैं, वो कब्जा करो बैठे, उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये कौम की ज़मीन है, किसी ने अपनी मदद के लिए छोड़ रखा है, उन्हें मिलनी चाहिए। सरकार का दावा यही है, सरकार यही कह रही है कि सरकार कह तो रही, मगर ये 10% दिखा के 90% अपने कब्जे में करनी चाह रही है। 10% दिखा के दिखाएगी, 10% दिखाएगी, 90% यह है। देहरादून का मुस्लिम समाज वक्फ कानून को लेकर क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं। को लेकर यही जानने और समझने के लिए इस वक्त हम कुछ महिलाओं के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं जो ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी समझ में क्या आता है वक्फ संशोधन बिल की जब बात आती है, और वो क्या मानते हैं, क्या इसकी वजह से बदलाव आएगा। यास्मीन जी हमारे साथ हैं। यास्मीन जी, सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब आप सुनती हैं कि वक्फ संशोधन बिल? धन्यवाद, सबसे पहले धन्यवाद मोदी जी का। और हम बहुत खुश हैं कि जो ये हम लोगों को जो ये कब्जे की हुई जमीनें थी, जो हम लोगों की तरक्की नहीं हो रही थी, जो कभी होने दी भी नहीं है 70 सालों से, जो आपको देख रहे हैं शहनशाह शहजादे लोग कब्जे करके बैठे हुए थे, वहाँ से हम लोगों को कम से कम अपना हक तो मिलेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो पसमानदा समाज है उसको वक्फ की जमीनों का फायदा नहीं मिला, और जब अब वक्फ संशोधन बिल आ गया है तो इसके बाद हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और मिलना चाहिए और मिलेगा इंशाल्लाह। मोदी जी इसीलिए कदम उठा रहे हैं कि उनको इसका फायदा मिला है। कल भी माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री भवन में कुछ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे बात की है इस विषय को लेकर कि ये कदम ऐसे नहीं उठाया गया। करीब 1700 इसमें शिकायतें थी, तब जाकर वक्फ का बिल लाया गया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अयोध्या का संत समाज सरकार के समर्थन में आ गया। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। संपत्ति है उसका सीधा मतलब है कि आप अच्छे कामों में लगाइए जिससे लोगों का भला हो, एक समुदाय का भला हो, मुस्लिम समुदाय का भला हो, उनकी रक्षा हो, उनके हितों के लिए था वो बोर्ड जब बना था। लेकिन इसके विपरीत कुछ अताताई लोग उसको हड़प करके बैठे थे
तो आज उन्हीं लोगों को कष्ट हो रहा है, बाकी मुसलमान सब प्रसन्न हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तथ्यों को निकालने की बात की है, लेकिन ये विचारणीय है और इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो भारत सरकार ने जो बिल को रखा और पेश किया है वो बिल सराहनीय है, और ऐसे ही बिल को कोर्ट को भी स्वीकार करके और उसे सदन से न्यायालय से पारित कर देना चाहिए। पूरा भारत संविधान से चलता है और वक्फ बोर्ड का कोई संविधान नहीं है। इनकी अदालत होगी, वही मुकदमा चलेगा और वही फैसला देगी। फिर भारत का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गया है तो क्यों गया है? ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। बता दे सुप्रीम कोर्ट कि इससे पहले कोई मुकदमा वक्फ बोर्ड का उसके पास आया हो या वक्फ बोर्ड के माफिया उसकी शरण में गए हो? वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को समझता ही नहीं है, ये तो उसकी मजबूरी है। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर बनाई गई पेंटिंग पर कालिख पोत दी और बहादुर शाह जफर की तस्वीर के सामने औरंगजेब विरोधी नारे लगाए। ये सब हुआ एक गलतफहमी की वजह से। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिसे मुगल शासक औरंगजेब की पेंटिंग समझा, उस पर कालिख पोती और नारेबाजी की। वो दरअसल आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। हमारे यहाँ औरंगजेब का चित्र, औरंगजेब की कब्र हमारे भारत में क्या कर रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिसने हमारे इतने मंदिर तोड़े, जिसने काशी विश्वनाथ वाला मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाने का काम किया, जिसने हमारी बहनों का कत्लेआम किया, जिसने 1.25 मन जनेऊ उतार करके खाना खाता था जो आदमी, वो राक्षस, वो वहसी, ऐसे आदमी के चित्र हमारे भारत में क्यों हैं? इस समय हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और झंडे लेकर पहुंचते हैं और इस तस्वीर पर वह पेंट कर देते हैं, कालिख पोत देते हैं और औरंगजेब की ये तस्वीर बताई गई है। लेकिन रेलवे के अनुसार ये औरंगजेब की तस्वीर नहीं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 1857 क्रांति के नायकों की तस्वीर है। ये मुगल काल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की ये तस्वीर है। लेकिन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचते हैं और इस पर कालिख पोत देते हैं और औरंगजेब की तस्वीर इसे बताते हैं। लेकिन 1857 क्रांति में जिन्होंने भाग लिया, सैनिकों का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, ये उनकी तस्वीर है। दूसरी ओर भी ले चलते हैं, आपको ये तस्वीरों में दिखा देते हैं कि यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर बनी हुई है। तो अलग अलग महानायकों की तस्वीर रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है, पेंटिंग की गई है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के लिए रोहित सिंह। हाथरस के सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र में सत्संग भगदड़ में हुई 121 लोगों की मौत मामले में आज हाथरस कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबे समय चली बहस के बाद जज ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मई को दी है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आज की सुनवाई में हमने साफ कर दिया कि जो दोष है वो जल्दबाजी का है, उसमें आयोजक दोषी नहीं है, ये सब जल्दबाजी और भगदड़ थी। ने चार्जशीट बनाई है वो झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा है। 78 लोगों को और लिखा गया है, जबकि उस समय की अरेस्टिंग 11 की है, जबकि जो पोस्टर दिखाया गया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, उसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शनेबल तथ्य नहीं है। साइट प्लान माई लॉर्ड ऑनरेबल कोर्ट ने, जिला जज साहब ने पूरी तरह से देखा और उस साइट प्लान में भी घटना स्थल दूसरी तरफ है, सड़क के मंच का संचालन दूसरी तरफ से है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में 1ली से 5वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य की बीजेपी सरकार के इस कदम पर विपक्षी दल कांग्रेस और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आपत्ति जताई है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर महाराष्ट्र में महाभारत। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर सियासी संग्राम। राज ठाकरे ने छेड़ी जंग, महाराष्ट्र में टेंशन। तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत
राज्य में पहली से 5वीं कक्षा तक छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राज ठाकरे की एमएनएस ने इस फैसले का विरोध करते हुए मुंबई में पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा कि स्टेट स्कूल कैरिकुलम पाठ्यक्रम की योजना 2024 के अनुसार महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केंद्र सरकार की ओर से हर चीज को हिंदीकृत करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी प्रवर्तन के अगेंस्ट में मनसे की तरफ से बैनरबाजी की हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन के यहाँ पे ये जो बैनर है मनसे की तरफ से लगाए हुए। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मथुरा के कथावाचक कौशल